आज की क्लास में हम जियोग्राफी के पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। भारत में फसल चक्र और प्रमुख फसलें, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मेजर क्रॉप्स। खरीफ फसलें जून अक्टूबर वर्षा ऋतु। समय दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाती है। प्रमुख फसलें चावल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन। रबी फसलें अक्टूबर से मार्च में शीतकालीन। समय मानसून के बाद सर्दियों में बोई जाती हैं। प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर। जायद फसलें मार्च से जून ग्रीष्मकालीन। समय रबी और खरीफ के बीच के गर्म महीनों में। प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, मौसमी सब्जियां, मूंग आदि। मुख्य फसलों का वर्गीकरण। खाद्यान्न फसलें। चावल सबसे प्रमुख, गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी। नकदी फसल, नकदी या वाणिज्यिक फसलें। गन्ना मुख्य फसल, कपास, रेशम फसल, जूट, तंबाकू, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड। बागान फसलें, चाय, कॉफी, नारियल, रबर आदि। फसल पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु, मिट्टी, वर्षा की मात्रा, सिंचाई सुविधाएं और सरकारी नीतियां भारत में फसल पैटर्न जैसे मोनोक्रॉपिंग, मिश्रित खेती निर्धारित करती है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय क्षेत्रों में चावल की 3 किस्में औस, अमन और बोरो उगाई जाती है। भारत में अनाजों, ग्रेन के अलावा प्रमुख खाद्य फसलों, फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स में गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी, रबड़, फल और सब्जियां शामिल हैं। ये फसलें मुख्य रूप से खरीफ या गर्म जलवायु में उगाई जाती हैं, जिन्हें उच्च तापमान, वर्षा और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अनाजों के अलावा प्रमुख खाद्य फसलें, मेजर फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स। गन्ना, शुगर केन। ब्राज़ील भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 75 से 100 सेमी वर्षा के साथ उगाई जाने वाली फसल है। तिलहन, ऑयल सीड्स, मूंगफली खरीफ, सरसों रबी, नारियल, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी भारत में उत्पादित प्रमुख तिलहन हैं, जिनका उपयोग खाना पकाने में होता है। चाय, टी, यह एक रोपड़ फसल है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होती है, विशेष रूप से असम और दार्जिलिंग में। कॉफ़ी भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है। बागवानी फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भारत विभिन्न प्रकार के फलों, आम, केला, सेब और सब्जियों, आलू, प्याज, टमाटर का उत्पादन करता है। भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न। ये फसलें मुख्य रूप से खरीफ सीजन जून अक्टूबर में बोई जाती हैं, लेकिन कुछ रबी में भी होती हैं। भारत में अनाजों, ग्रेन के अलावा प्रमुख खाद्य फसलों, फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स में गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी, रबड़, फल और सब्जियां शामिल हैं। ये फसलें मुख्य रूप से खरीफ या गर्म जलवायु में उगाई जाती हैं, जिन्हें उच्च तापमान, वर्षा और उपजाऊ मिट्टी की
आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अनाजों के अलावा प्रमुख खाद्य फसलें मेजर फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स। गन्ना शुगर केन भारत में ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 75 से 100 सेमी वर्षा के साथ उगाई जाने वाली फसल है। तिलहन ऑयल सीड्स मूंगफली खरीफ, सरसों रबी, नारियल, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी भारत में उत्पादित प्रमुख तिलहन हैं जिनका उपयोग खाना पकाने में होता है। चाय टी यह एक रोपड़ फसल है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होती है, विशेष रूप से असम और दार्जिलिंग में। कॉफ़ी भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी प्रसिद्ध है जो मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है। बागवानी फसलें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भारत विभिन्न प्रकार के फलों, आम, केला, सेब और सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर का उत्पादन करता है। भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि पैटर्न क्रॉपिंग पैटर्न ये फसलें मुख्य रूप से खरीफ सीजन जून से अक्टूबर में बोई जाती हैं, लेकिन कुछ रबी में भी होती हैं। इन फसलों को उच्च तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री और वर्षा 75 सेमी से 100 सेमी की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक राज्य गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चाय असम, पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी कर्नाटक, केरल, तिलहन गुजरात, राजस्थान। फल सब्जियां पूरे भारत में, विशेषकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। भारत में खाद्य फसलें नॉन फूड क्रॉप्स या नकदी फसलें जैसे कपास, जूट, तिलहन और गन्ना प्रमुखता से उगाई जाती हैं। ये खरीफ और रबी मौसमों में मुख्य रूप से बाजार की मांग और उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में मिश्रित या फसल चक्र के हिस्से के रूप में उगाई जाती हैं, जो आर्थिक स्थिरता प्रदान करती हैं। भारत में खाद्य फसलें और उनका फसल पैटर्न। प्रमुख गैर खाद्य फसलें कैश क्रॉप्स रेशे वाली फसलें कपास मुख्यतः गुजरात महाराष्ट्र में खरीफ, जूट पश्चिम बंगाल असम में खरीफ, तिलहन मूंगफली सरसों सोयाबीन सूरजमुखी। चीनी फसल गन्ना, बागवानी या औद्योगिक रबर चाय कॉफ़ी। चारे की फसलें बरसीम ग्वार लोबिया। कृषि पद्धति क्रॉपिंग पैटर्न खरीफ मानसून कपास और जूट आमतौर पर खरीफ की फसलें हैं जिन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। रबी सर्दियों सरसों जैसी तिलहन फसलें रबी के मौसम में उगाई जाती हैं। बहुफसली खेती किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए अक्सर खाद्य फसलों के साथ मिश्रित फसल के रूप में या फसल चक्र जैसे कपास के बाद गेहूं में गैर खाद्य फसलें उगाते हैं। महत्व औद्योगिक कच्चा माल जूट से बोरे, कपास से सूती वस्त्र और तिलहन से तेल उद्योग चलते हैं। आर्थिक स्थिरता ये फसलें विशेष रूप से लघु सीमांत किसानों के लिए बेहतर बाजार मूल्य प्रदान करती हैं। विविधीकरण यह कृषि प्रणाली को मौसम की अनिश्चितता से सुरक्षित करती हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए तकनीकी और संस्थागत सुधार टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अपनाए गए हैं। तकनीकी सुधार में अधिक उपज देने वाले बीज, HYV उर्वरक और आधुनिक मशीनरी ग्रीन रिवोल्यूशन शामिल हैं, जबकि संस्थागत सुधार में भूमि सुधार,
जमींदारी उन्मूलन, सहकारी समितियां, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी और फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस प्रमुख हैं। कृषि फसल प्रतिरूप, क्रॉपिंग पैटर्न। भारत में 3 मुख्य फसल ऋतुएं हैं। रबी सर्दियों में अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं, गर्मी में काटी जाती हैं। मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। खरीफ मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, जून जुलाई। मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन। जायद रबी और खरीफ के बीच की छोटी अवधि। मुख्य फसलें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां आदि। तकनीकी सुधार, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1960 से 70 के दशक में HYV बीजों का उपयोग, उर्वरक और कीटनाशक रसायनों का उपयोग बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि। सिंचाई के आधुनिक साधन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग, मानसून पर निर्भरता कम करना। मशीनीकरण, मशीनाइजेशन, ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर का उपयोग। कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों जैसे ICAR की स्थापना। संस्थागत सुधार, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसानों को ऋण और इनपुट प्रदान करना। किसान क्रेडिट कार्ड, KCC और PAIES, कम ब्याज पर ऋण की सुविधा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। फसल बीमा, सूखे, बाढ़, आग और बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, सरकार द्वारा फसलों के लिए सुनिश्चित मूल्य जो किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अन्य उपाय, रेडियो टीवी पर मौसम की जानकारी और कृषि प्रोग्राम्स के माध्यम से किसानों को जागरूक करना। कृषि और खाद्य सुरक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की आधारशिला है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त होना। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के प्रभावों को छोड़कर कृषि और खाद्य सुरक्षा के संबंधों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। कृषि की भूमिका, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन फूड सिक्योरिटी। खाद्यान्न उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। किसी देश की प्राथमिक आवश्यकता भोजन को सुनिश्चित करती है। कृषि में वृद्धि, विशेषकर चावल, गेहूं, दालों, खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जो खाद्य सुरक्षा का पहला स्तंभ है। आजीविका का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। भारत में 70% से अधिक ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिविएशन। मजबूत कृषि क्षेत्र सीधे तौर पर गरीबी कम करता है। जब किसानों की आय बढ़ती है तो उनकी भोजन खरीदने की क्षमता, एफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, जो खाद्य सुरक्षा का दूसरा स्तंभ है। पोषण गुणवत्ता, न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कृषि केवल मात्रा ही नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन, फल, सब्जियां, दूध प्रदान करती हैं, जो कुपोषण से लड़ने के लिए अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि की चुनौतियां, चैलेंज इन एग्रीकल्चर।
जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, अप्रत्याशित मौसम, सूखा और बाढ़ फसलों को सीधे प्रभावित करते हैं, जिससे खाद्य उपलब्धता जोखिम में पड़ जाती है। संसाधनों की कमी रिसोर्स स्कार्सिटी, सीमित जल आपूर्ति मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट मृदा क्षरण उत्पादन को धीमा कर रहे हैं। निम्न उत्पादकता लो प्रोडक्टिविटी, छोटे और सीमांत किसानों के पास उन्नत तकनीक का अभाव होने के कारण उत्पादकता में कमी। भंडारण और परिवहन स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कटाई के बाद उचित भंडारण कोल्ड स्टोरेज की कमी से अनाज सड़ जाता है, जिससे उपलब्ध भोजन बर्बाद होता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय मेजर्स फॉर फूड सिक्योरिटी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना ताकि वे खेती जारी रखें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह कानून 2/3 आबादी की रियायती दरों पर खाद्य पदार्थ अनाज उपलब्ध कराता है। सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ और प्रकृति सकारात्मक खेती जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देना, जिससे मिट्टी और पानी को नुकसान न पहुँचे। निष्कर्ष, खाद्य सुरक्षा के लिए केवल खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस तक आम जनता की पहुंच एक्सेस और वहनीयता अफोर्डेबिलिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि में सुधार, तकनीक, जल प्रबंधन, भंडारण ही भविष्य की खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। भारत में खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और ऊर्जा संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा आर्थिक विकास के आधार हैं। खनिज धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत हैं, जो चट्टानों से मिलते हैं। देश में ऊर्जा के लिए पारंपरिक कोयला, पेट्रोलियम और गैर पारंपरिक सौर पवन स्रोतों का उपयोग होता है, इसमें संरक्षण आवश्यक है। खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो भूपर्वतीय क्रस्ट से अयस्कों के रूप में निकाले जाते हैं और शोधित किए जाते हैं। वर्गीकरण धात्विक लौह खनिज, लोहा, मैंगनीज और अलौह खनिज, तांबा, बॉक्साइट, सोना। अधात्विक अभ्रक, चूना पत्थर, हीरा, नमक आदि। प्रमुख क्षेत्र भारत 87 से अधिक खनिजों का उत्पादन करता है। लौह अयस्क झारखंड, ओडिशा, बॉक्साइट, मैंगनीज और कोयला प्रमुख हैं। संरक्षण ये सीमित हैं, इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के साधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पारंपरिक स्रोत कन्वेंशनल सोर्सेज, ये गैर नवीकरणीय हैं और लंबे समय से उपयोग हो रहे हैं। कोयला भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिवहन और उद्योगों के लिए अनिवार्य। गैर पारंपरिक स्रोत नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ये नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल हैं। सौर ऊर्जा भारत का लक्ष्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। पवन ऊर्जा गुजरात और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में प्रमुख। ज्वारी और भूतापीय ऊर्जा अन्य उभरते स्रोत। भारत में प्रमुख ऊर्जा और खनिज बेल्ट। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट, छोटा नागपुर पठार, कोयला, लोहा, अभ्रक। दक्षिण पश्चिमी बेल्ट कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, लोहा, बॉक्साइट।
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान, गुजरात पेट्रोलियम, नमक। खनिजों के उत्पादन में भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से संक्रमण कर रहा है। खनिज मिनरल्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और व्यवस्थित आंतरिक क्रिस्टलीय संरचना होती है। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं और चट्टानों के मूलभूत घटक हैं। उदाहरण क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, लोहा, अभ्रक और सोना। खनिज की प्रमुख विशेषताएं और प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। प्राकृतिक और अकार्बनिक ये प्रकृति में स्वतः बनते हैं और जीवों से नहीं बल्कि निर्जीव प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। निश्चित संरचना। इनकी एक विशिष्ट रासायनिक संरचना केमिकल कंपोजिशन होती है। क्रिस्टलीय रूप। इनमें परमाणु एक व्यवस्थित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ठोस अवस्था। ये सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं। वर्गीकरण। खनिजों को मुख्य रूप से धात्विक जैसे लोहा, तांबा और अधात्विक जैसे अभ्रक, नमक, कोयला में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण धात्विक खनिज लोहा, बॉक्साइट, सोना। अधात्विक खनिज कोयला, नमक, अभ्रक। अन्य क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, कैल्साइट। खनिज मुख्य रूप से आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों में दरारों, शिराओं, वेन्स, परतों, लेयर्स और जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। यह पृथ्वी की सतह के नीचे संचित होकर या सतह के ऊपर अपक्षयित अवशिष्ट रूप में उपलब्ध होते हैं। खनिजों के मिलने के मुख्य तरीके। मोड ऑफ ऑकरेंस। आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। खनिज दरारों, भ्रंशों, फॉल्स और जोड़ों, ज्वाइंट्स में शिराओं, वेन्स या परतों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे तांबा, टीन, जस्ता। अवसादी चट्टानें खनिज परतों या स्तरों में मिलते हैं जो निक्षेपण और सांद्रता से बनते हैं। उदाहरण कोयला, लवणयुक्त शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण द्वारा जिप्सम, पोटाश और लवण बनते हैं। अवशिष्ट निक्षेप। सतही चट्टानों के अपघटन, विदरिंग और घुलनशील घटकों के हटने से बचे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जैसे बॉक्साइट। जलोढ़ निक्षेप। प्लेसर डिपॉजिट्स। नदी की रेत या पहाड़ियों के आधार पर जलोढ़ जमा के रूप में पाए जाते हैं। इनमें पानी द्वारा न बहाए जा सकने वाले खनिज होते हैं, जैसे सोना, चांदी, टीन। महासागरीय जल। खनिजों के विशाल भंडार के रूप में, जैसे सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में धात्विक खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में है, जबकि गुजरात और असम की अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से पुरानी चट्टानों, पर्वतीय क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय पठारों में केंद्रित हैं। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों को 3 मुख्य बेल्टों में बांटा जा सकता है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र। यह सबसे समृद्ध खनिज बेल्ट है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं। खनिज लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, माइका, तांबा, क्रोमाइट और कायनाइट। मध्य बेल्ट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। खनिज बॉक्साइट, मैंगनीज, चूना पत्थर, संगमरमर, यूरेनियम, कोयला और रत्न।
दक्षिणी बेल्ट कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट और सोना। प्रमुख खनिजों के विशिष्ट स्थान। कोयला 97% से अधिक भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटियों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में है। पेट्रोलियम खनिज तेल असम, गुजरात और मुंबई हाई अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र। लौह अयस्क उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। बॉक्साइट उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तांबा मध्य प्रदेश, मलांज खंड, राजस्थान, खेतड़ी, झारखंड, सिंहभूम। सोना कर्नाटक, कोलार और हट्टी खदानें, आंध्र प्रदेश, झारखंड। हीरा मध्य प्रदेश, पन्ना क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभ्रक माइका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। रेयर अर्थ तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हाल ही में राजस्थान के सिवाना बालोतरा क्षेत्र में उच्च सांद्रता पाई गई है। खनिजों के प्रकार और उनके स्थान। धात्विक खनिज मेटलिक लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की क्रिस्टलीय चट्टानों में। अधात्विक खनिज नॉन मेटलिक चूना पत्थर, जिप्सम, जलोढ़ मैदानों और अवसादी चट्टानों में। ऊर्जा खनिज एनर्जी कोयला, पेट्रोलियम, अवसादी चट्टानों में। लौह खनिज फेरस मिनरल्स वे धात्विक खनिज हैं जिनमें लोहे आयरन का अंश पाया जाता है। ये धातु शोधन और औद्योगिक विकास का आधार है जो कुल धात्विक उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा है। मुख्य लौह खनिजों में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट शामिल हैं जिनका उपयोग इस्पात, स्टील के निर्माण, ऑटोमोबाइल और मशीनरी बनाने में व्यापक रूप से किया जाता है। लौह खनिज के प्रकार और विवरण। हेमेटाइट यह औद्योगिक उपयोग में आने वाला सबसे प्रमुख अयस्क है जिसमें 50 से 60% से अधिक लोहा होता है। मैग्नेटाइट यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है जिसमें 70% तक लोहा होता है। इसमें उत्तम चुंबकीय गुण होते हैं। लिमोनाइट और सीडेराइट ये लोहे के अन्य प्रकार हैं जो कम गुणवत्ता के होते हैं। भारत में प्रमुख लौह खनिज क्षेत्र। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र बादाम पहाड़ और नोवा मुंडी में उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट अयस्क। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र क्षेत्र बस्तर का बैलाडीला क्षेत्र जहां उच्च श्रेणी का हेमेटाइट है। कर्नाटक क्षेत्र बेल्लारी, चिकमगलूर और कुद्रेमुख खदानें। लौह खनिजों के मुख्य गुणधर्म। चुंबकीय प्रकृति अधिकांश लौह खनिज चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। मजबूती और अस्थायित्व ये संरचनात्मक मजबूती के लिए जाने जाते हैं। जंग लगना नमी के संपर्क में आने पर इनमें जंग लगने की प्रवृत्ति होती है स्टेनलेस स्टील को छोड़कर। उपयोग इस्पात निर्माण, आधुनिक इंजीनियरिंग और निर्माण का आधार। मशीनरी और ऑटोमोबाइल गाड़ियां, पुल और रेलवे ट्रैक निर्माण। घरेलू उपकरण मशीनें, बर्तन और उपकरण। अलौह खनिज नॉन फेरस मिनरल्स वे धात्विक खनिज हैं जिनमें लोहे आयरन की मात्रा नहीं होती या न के बराबर होती है जैसे बॉक्साइट, एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता और सोना। ये खनिज जंग प्रतिरोधी, कोरोसीन रेजिस्टेंट, हल्के, लचीले और उच्च चालकता वाले होते हैं जो इंजीनियरिंग, बिजली और परिवहन उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
प्रमुख अलौह खनिज की नॉन फेरस मिनरल्स। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो हल्का और मजबूत होता है, मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है। तांबा कॉपर बिजली के तारों और उपकरणों में प्रयुक्त यह बेहतरीन विद्युत चालक है। जस्ता जिंक लोहे को जंग से बचाने, गैल्वेनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। सीसा लेड बैटरी और निर्माण में उपयोगी। सोना चांदी प्लैटिनम कीमती धातुएं जो आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग होती हैं। अलौह खनिजों की विशेषताएं और उपयोग। संक्षारण प्रतिरोध, कोरोजन रेजिस्टेंस, ये लोहे की तरह आसानी से जंग नहीं खाते। गैर चुंबकीय नॉन मैग्नेटिक, ये चुंबकों की ओर आकर्षित नहीं होते। उपयोग ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, बिजली उत्पादन और निर्माण कार्यों में। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य। बॉक्साइट उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तांबा राजस्थान के तड़ी, मध्य प्रदेश, मलाजखंड, झारखंड। जस्ता सीसा राजस्थान, जावर खदान। अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातु मेटल के अंश नहीं होते हैं। ये चमकदार नहीं होते, आसानी से टूट भंगुर जाते हैं और आमतौर पर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इन्हें पिघलाकर नया धातु नहीं बनाया जा सकता है। इनके प्रमुख उदाहरण चूना पत्थर, अभ्रक, माइका, नमक, पोटाश और कोयला हैं। अधात्विक खनिज की मुख्य विशेषताएं। धातु की अनुपस्थिति, इनमें लोहा, तांबा या सोना जैसी धातुएं नहीं होती। भौतिक मूल, ये तन्य नहीं होते और चमकदार नहीं होते बल्कि भंगुर होते हैं। प्राप्ति, ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं। उपयोग, ये आमतौर पर औद्योगिक कच्चे माल, निर्माण सामग्री या ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। प्रमुख उदाहरण औद्योगिक अभ्रक, माइका, जिप्सम, हीरा, पोटाश, चूना पत्थर, संगमरमर। ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। धात्विक और अधात्विक में अंतर संक्षेप में। धात्विक खनिजों से धातु प्राप्त की जा सकती है और वे चमकदार होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में ये गुण नहीं होते हैं। चट्टानी खनिज रॉक मिनरल्स वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ हैं जिनसे चट्टानें बनती हैं। प्रमुख चट्टानी खनिजों में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, अभ्रक, माइका और एम्फीबोल शामिल है जो पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। ये खनिज आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं और उनके रंग व कठोरता के आधार पर पहचाने जाते हैं। प्रमुख चट्टानी खनिज। मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। फेल्डस्पार, यह सबसे आम खनिज समूह है। क्वार्ट्ज आमतौर पर रेत और ग्रेनाइट में पाया जाता है। अभ्रक, माइका, चमकीला खनिज जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। एम्फीबोल, सामान्य खनिज जो बेसाल्ट जैसी चट्टानों में होता है। कैल्साइट, चूना पत्थर, लाइमस्टोन का मुख्य घटक। ओलिवीन, गहरे रंग के खनिजों में से एक। चट्टान खनिज संबंध। चट्टान खनिजों का समूह जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। खनिज निश्चित रासायनिक संरचना वाला पदार्थ जैसे क्वार्ट्ज। उदाहरण ग्रेनाइट में मुख्य रूप से क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक खनिज होते हैं।
चट्टानों के प्रकार जिनमें ये पाए जाते हैं: आग्नेयस, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित; अवसादी, सेडिमेंटरी, मलबे के जमाव से निर्मित; रूपांतरित, मेटामॉर्फिक, उच्च तापमान और दबाव से परिवर्तित। खनिज संरक्षण का अर्थ है खनिजों का विवेकपूर्ण, कुशल और टिकाऊ उपयोग ताकि वे भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। चूँकि खनिज अनवीकरणीय और सीमित हैं, इसलिए पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग, उन्नत तकनीक का उपयोग, वैकल्पिक पदार्थों की खोज और खनन में बर्बादी को कम करना इसके संरक्षण के मुख्य तरीके हैं। खनिज संरक्षण के प्रमुख उपाय: पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। धातुओं, विशेषकर तांबा, एल्यूमीनियम और लोहे जैसी सामग्रियों का पुनर्चक्रण करके नए खनिजों की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग। दुर्लभ या महंगे खनिजों के स्थान पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिजों या सिंथेटिक सामग्रियों जैसे प्लास्टिक, ग्लास का उपयोग करना। उन्नत तकनीक का प्रयोग। खनन और प्रसंस्करण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना ताकि कम श्रेणी, लो ग्रेड के अयस्कों से भी प्रभावी ढंग से खनिज निकाला जा सके। बर्बादी को कम करना। खनन और शोधन की प्रक्रिया में होने वाले अपव्यय को कम करना और मलबे का उचित प्रबंधन करना। योजनाबद्ध दोहन। खनिजों का योजनाबद्ध, वैज्ञानिक और संतुलित तरीके से निष्कर्षण करना ताकि वे तेजी से समाप्त न हों। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। दुर्लभ संसाधनों के स्थान पर अधिक सुलभ संसाधनों का उपयोग करना। संरक्षण का महत्व। खनिज संसाधन अनवीकरणीय हैं और उनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए उनका संरक्षण सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करता है, बल्कि देश की औद्योगिक प्रगति को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। ऊर्जा संसाधन वे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनका उपयोग बिजली, परिवहन और तापन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा गया है: नवीकरणीय, सौर, पवन, जल, जो कभी खत्म नहीं होते, और गैर नवीकरणीय, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जो सीमित हैं। आधुनिक विकास के लिए ये दोनों ही प्रकार के संसाधन अनिवार्य हैं। ऊर्जा संसाधनों के मुख्य प्रकार। टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये स्रोत पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं और प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, जिन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी से बिजली उत्पादन। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, हवा की गति से टरबाइन चलाकर। जल विद्युत, हाइड्रो पावर, बहते जल से टरबाइन चलाकर। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के आंतरिक ताप से। बायोमास, जैविक पदार्थों से। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये संसाधन सीमित हैं और उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। कोयला, कोल, मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट में। पेट्रोलियम, वाहनों और उद्योगों के लिए। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, तापन और बिजली उत्पादन के लिए। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम जैसे खनिजों से। ऊर्जा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी। औद्योगिक उपयोग, कारखानों को चलाने के लिए। परिवहन, वाहनों के संचालन हेतु। तापन, हीटिंग, घरों और उद्योगों में। बिजली उत्पादन, दैनिक जीवन और विकास के लिए। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेजी से नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर और पवन को बढ़ावा दे रहा है।
ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम की जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वे हैं जो लंबे समय से उपयोग में है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। ये सीमित, गैर नवीकरणीय हैं और प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं। भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयला सबसे बड़ा पारंपरिक स्रोत है, जो जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आता है। परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में प्रयुक्त। पेट्रोलियम कच्चा तेल, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उपयोग के लिए। प्राकृतिक गैस खाना पकाने और ईंधन के रूप में। जल विद्युत बहते पानी से उत्पादित बिजली। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम जैसे खनिजों से उत्पन्न। पारंपरिक ईंधन गैर वाणिज्यिक जलाऊ, लकड़ी, सूखा गोबर और कृषि अपशिष्ट। मुख्य विशेषताएं गैर नवीकरणीय। ये स्रोत एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्यावरणीय प्रभाव इनके दहन से CO2, SO2 जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं। सीमित भंडार इनका भंडार सीमित है और आने वाले समय में इनके खत्म होने का खतरा है। वर्गीकरण वाणिज्यिक कमर्शियल कोयला, तेल, बिजली, परमाणु ऊर्जा। गैर वाणिज्यिक नॉन कमर्शियल लकड़ी, गोबर, कृषि अपशिष्ट। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है, प्रकृति में असीमित और पर्यावरण के अनुकूल हैं। प्रमुख स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस शामिल हैं। ये प्रदूषण रहित हैं और जीवाश्म ईंधन के विपरीत कभी खत्म नहीं होते हैं। ऊर्जा के मुख्य गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूर्य की रोशनी से फोटोवोल्टिक तकनीक द्वारा बिजली का उत्पादन। भारत में इसकी अपार संभावना है। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। हवा की गति का उपयोग करके टरबाइन द्वारा ऊर्जा बनाना। तमिलनाडु और जैसलमेर जैसे क्षेत्र इसमें प्रमुख हैं। बायोगैस या बायोमास। कृषि अपशिष्ट, पशु और मानव मल का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन तैयार करना। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। समुद्र में ज्वार भाटे से उत्पन्न ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी के अंदर की गर्मी ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करके। हालांकि यह नवीकरणीय नहीं है, लेकिन इसे गैर परंपरागत में गिना जाता है क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प है। गैर परंपरागत ऊर्जा की विशेषताएं नवीकरणीय, रिन्यूएबल। इन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली। प्रदूषण न के बराबर होता है। अस्थायी, सस्टेनेबल। ये कभी समाप्त नहीं होने वाले स्रोत हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन का अर्थ है ऊर्जा के उपयोग को कम करना और मौजूदा संसाधनों को सोच समझकर खर्च करना, जैसे अनावश्यक लाइटें बंद करना। इसका मुख्य उद्देश्य कोयला, पेट्रोलियम जैसे गैर नवीकरणीय स्रोतों, लिमिटेड रिसोर्सेज को बचाना, बिजली बिल कम करना और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखना है। ऊर्जा संरक्षण के मुख्य उपाय। ऊर्जा संरक्षण के मुख्य उपाय। लाइट्स और उपकरण। कमरे से बाहर निकलते समय पंखे, लाइटें और एयर कंडीशनर बंद करें।
उपयोग न होने पर टीवी, कंप्यूटर जैसे उपकरणों को प्लग से हटा दें, अनप्लग करें। बिजली की बचत, पुराने बल्बों की जगह एलईडी बल्ब का प्रयोग करें जो कम बिजली खपत करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें, पर्दे खुले रखें। सावधानीपूर्ण उपयोग, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर को पूरी तरह भरकर चलाएं। परिवहन, निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग करें। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ाएं। ऊर्जा संरक्षण न केवल पैसे बचाता है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद करता है। विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का अर्थ उन उद्योगों से है जो कच्चे माल, रॉ मैटेरियल्स को मशीनों, श्रम और तकनीकी प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक मूल्यवान और उपयोगी तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स में बदलते हैं। इन्हें द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है, जो अर्थव्यवस्था में रोजगार, निर्यात और जीडीपी विकास के लिए रीढ़ का काम करते हैं। मुख्य वितरण और उदाहरण। प्रक्रिया, इसमें कच्चे माल को भौतिक या रासायनिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। उदाहरण, कपड़ा उद्योग, वाहन निर्माण, ऑटोमोबाइल, इस्पात, स्टील, रसायन, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। महत्व, ये देश की औद्योगिक प्रगति, आत्मनिर्भरता और गरीबी कम करने के लिए आवश्यक है। प्रकार, ये छोटे पैमाने जैसे कुटीर उद्योग या बड़े पैमाने जैसे भारी कारखाने के हो सकते हैं। संक्षेप में, विनिर्माण उद्योग कच्चे सामान को उपयोग करने योग्य वस्तुओं में बदलने का केंद्र है, जिन्हें हम फैक्ट्री के रूप में भी जानते हैं। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग किसी देश की आर्थिक वृद्धि, जीडीपी और रोजगार सृजन की रीढ़ है, जो कच्चे माल को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलकर तकनीकी प्रगति व निर्यात को बढ़ावा देता है। यह कृषि को आधुनिक बनाने, गरीबी कम करने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने और क्षेत्रीय असमानता दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विनिर्माण उद्योग का महत्व, की पॉइंट्स। आर्थिक विकास और जीडीपी। विनिर्माण क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह कच्चे माल को मूल्यवान तैयार माल में बदलता है, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है। रोजगार सृजन, यह लाखों लोगों को सीधे कारखानों में और परोक्ष सेवाओं, लॉजिस्टिक्स रूप से रोजगार प्रदान करता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है। कृषि का आधुनिकीकरण। विनिर्माण उद्योग कृषि के लिए मशीनें, उर्वरक और कीटनाशक प्रदान करते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो व्यापार घाटे को कम करने में सहायक है। क्षेत्रीय संतुलन। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके यह क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। तकनीकी प्रगति, या नए आविष्कारों, स्वचालन, ऑटोमेशन और एआई जैसी तकनीकों को अपनाकर औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देता है। भारत में सरकार का लक्ष्य मेक इन इंडिया के तहत जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना है। मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण का अर्थ है कच्चे माल को अधिक मूल्यवान तैयार उत्पादों में बदलना। यह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़, बैकबोन मानी जाती है। यहाँ विनिर्माण उद्योग के महत्व और उनकी अवस्थिति इंडस्ट्रियल लोकेशन से जुड़े प्रमुख बिंदु हैं।
विनिर्माण उद्योग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आर्थिक विकास की रीढ़। विनिर्माण क्षेत्र प्राथमिक कृषि क्षेत्र से कच्चे माल को लेकर उसे मूल्यवान वैल्यू एडेड उत्पादों में बदलता है, जिससे जीडीपी बढ़ती है। रोजगार सृजन। यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करता है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में मदद मिलती है। विदेशी मुद्रा की कमाई। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और व्यापार बढ़ता है। क्षेत्रीय असमानता को कम करना। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता। देश में ही कच्चा माल और मशीनरी तैयार होने से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस आती है। औद्योगिक अवस्थिति के कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। उद्योगों को वहीं स्थापित किया जाता है जहां वे लागत प्रभावी हों और संसाधनों की उपलब्धता हो। मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत के पास होना चाहिए, विशेषकर भार ह्रास वाले वेट लॉसिंग उद्योगों जैसे चीनी, लोहा, इस्पात के लिए। सस्ते और कुशल श्रम, लेबर। मशीनों को चलाने और उत्पादन के लिए कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों। शक्ति के साधन, पावर और एनर्जी। उद्योगों के लिए लगातार बिजली आपूर्ति आवश्यक है, जैसे कोयला, जल विद्युत या पेट्रोलियम। पूंजी, कैपिटल। मशीनरी, कारखाने और श्रमिकों के वेतन के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। कच्चे माल को कारखाने तक और तैयार माल को अन्य स्थानों तक ले जाने के लिए कुशल परिवहन, सड़क, रेल, जलमार्ग नेटवर्क जरूरी है। सरकारी नीतियाँ। सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए करों में छूट और बिजली, पानी जैसी सुविधाएं औद्योगिक क्षेत्र प्रदान की जाती हैं। जलवायु। कुछ विशिष्ट उद्योगों के लिए विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे कपास उद्योग के लिए नम जलवायु। संक्षेप में, उद्योग वहीं लगते हैं जहां कच्चे माल, श्रम, शक्ति और परिवहन का न्यूनतम लागत पर संयोजन कॉम्बिनेशन उपलब्ध हो। कपास, जूट और चीनी उद्योग को छोड़कर अन्य कृषि आधारित विनिर्माण उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल, डेयरी, चमड़ा, रबर आदि भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। इन उद्योगों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। ग्रामीण रोजगार का सृजन, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये उद्योग मुख्य रूप से कच्चे माल के स्रोतों, खेतों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, तेल मिलें आदि में बड़ी संख्या में अकुशल और अर्धकुशल ग्रामीण श्रमिक काम करते हैं। किसानों की आय में वृद्धि, वैल्यू एडिशन फॉर फार्मर्स। ये उद्योग कृषि उत्पादों को सीधे तौर पर संसाधित प्रोसेस करते हैं, जिससे कृषि उत्पादों का मूल्य, वैल्यू बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर को केचप में बदलना या गेहूं को आटे में बदलना। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल पाता है। कटाई के बाद की बर्बादी में कमी, रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज। भारत में फल, सब्जियां और अन्य जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इन्हें पैक और प्रसंस्कृत करके उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं और बर्बादी को रोकते हैं। क्षेत्रीय विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इन उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता प्रमुख कारक है। इससे पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग लगते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, चाय, कॉफ़ी, मसाले, प्रसंस्कृत फल, समुद्री उत्पाद, फिश प्रोसेसिंग और रबर जैसे उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्यात करते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। पोषण और खाद्य सुरक्षा, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, ये उद्योग खाद्य उत्पादों को संसाधित करके उन्हें साल भर और दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध कराते हैं। यह शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी के लिए पौष्टिक खाद्य विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। प्रमुख उदाहरण नॉन टेक्सटाइल और नॉन शुगर एग्रो इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैम, जेली, जूस, डिब्बाबंद भोजन, वनस्पति तेल उद्योग, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल आदि, डेयरी उद्योग, दूध, मक्खन, पनीर, अमूल, मदर डेयरी आदि, पेय पदार्थ उद्योग, चाय और कॉफ़ी, रबर और चमड़ा उद्योग, टायर, जूते आदि। निष्कर्ष, कपास, जूट और चीनी के अलावा अन्य कृषि आधारित उद्योग भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान में अहम है, क्योंकि ये सीधे ग्रामीण आय को बढ़ाकर गरीबी को कम करने और देश की खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का काम करते हैं। खनिज आधारित विनिर्माण उद्योग, लोहा, इस्पात और सीमेंट उद्योग को छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग मुख्य रूप से धात्विक, मेटलिक और अधात्विक नॉन मेटलिक खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ लोहा, इस्पात और सीमेंट के अलावा प्रमुख खनिज आधारित उद्योगों का महत्व बताया गया है। एल्युमिनियम प्रगलन, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग उद्योग महत्व, यह लोहा इस्पात के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। विशेषताएं, एल्युमिनियम हल्का, जंग प्रतिरोधी, कोरोसिव रेजिस्टेंट, गर्मी का सुचालक और लचीला होता है। उपयोग, इसका उपयोग हवाई जहाज, बर्तन, तार, बिजली के उपकरण और ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है। प्रतिस्थापन, यह स्टील, तांबा और सीसा लेड के एक सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रहा है। तांबा कॉपर उद्योग महत्व, तांबा बिजली का एक उत्कृष्ट सुचालक कंडक्टर है। उपयोग, इसका उपयोग बिजली के केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर, कॉइल और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। भारत के प्रमुख केंद्र खैत्री, राजस्थान और सिंहभूम, झारखंड हैं। रासायनिक केमिकल उद्योग महत्व, यह उद्योग भारत की जीडीपी में लगभग 3% का योगदान देता है और अपने आप में एक बड़ा खरीदार है। महत्व, इसमें अकार्बनिक रसायन जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, उर्वरक, प्लास्टिक के लिए सोडा ऐश, साबुन, डिटर्जेंट, कांच के लिए और कास्टिक सोडा प्रमुख हैं। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल शोधन से प्राप्त उत्पाद, पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग रबर, सिंथेटिक फाइबर और दवाओं, ड्रग्स में होता है। उर्वरक, फर्टिलाइजर उद्योग महत्व, यह उद्योग खनिज आधारित होने के साथ साथ कृषि एग्री पेस्ट से भी जुड़ा है। उपयोग, यह पोटाश, फास्फेटिक उर्वरक और अमोनियम फास्फेट का उत्पादन करता है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा और हरित क्रांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पेट्रोकेमिकल्स और अन्य उद्योग। ये उद्योग पेट्रोलियम रिफाइनरी से प्राप्त उप उत्पादों का उपयोग करते हैं जो सिंथेटिक वस्त्र, डिटर्जेंट और रंजक डाइज बनाने में काम आते हैं। इन उद्योगों का कुल आर्थिक महत्व। समरी ऑफ इम्पोर्टेंस। रोजगार सृजन। ये उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं। निर्यात और विदेशी मुद्रा। भारत अभ्रक, माइका, मैग्नीज और अन्य खनिजों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। औद्योगिक आधार। ये उद्योग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, रक्षा, डिफेंस और विनिर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स की आपूर्ति करते हैं। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत रासायनिक और एल्युमिनियम उद्योग घरेलू मांग को पूरा करके आयात निर्भरता को कम करते हैं। क्षेत्रीय विकास। ये उद्योग अक्सर खदानों के पास स्थापित होते हैं जिससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। निष्कर्ष। लोहा, इस्पात और सीमेंट के अलावा एल्युमिनियम, रसायन और उर्वरक जैसे खनिज आधारित उद्योग भारत के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। पेट्रोकेमिकल्स और अन्य उद्योग। ये उद्योग पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी से प्राप्त उप उत्पादों का उपयोग करते हैं जो सिंथेटिक वस्त्र, डिटर्जेंट और रंजक डाइस बनाने में काम आते हैं। इन उद्योगों का कुल आर्थिक महत्व। समरी ऑफ इम्पोर्टेंस। रोजगार सृजन। ये उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं। निर्यात और विदेशी मुद्रा। भारत अभ्रक, माइका, मैग्नीज और अन्य खनिजों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। औद्योगिक आधार। ये उद्योग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, रक्षा, डिफेंस और निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स की आपूर्ति करते हैं। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत रासायनिक और एल्युमिनियम उद्योग घरेलू मांग को पूरा करके आयात निर्भरता को कम करते हैं। क्षेत्रीय विकास। ये उद्योग अक्सर खदानों के पास स्थापित होते हैं जिससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। निष्कर्ष। लोहा, इस्पात और सीमेंट के अलावा एल्युमिनियम, रसायन और उर्वरक जैसे खनिज आधारित उद्योग भारत के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन इनका अनियंत्रित विस्तार औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण गिरावट का मुख्य कारण भी है। विनिर्माण उद्योग का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण क्षेत्र कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। आर्थिक विकास का आधार। यह देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है और विकास की गति को तेज करता है। रोजगार सृजन। यह लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है जिससे गरीबी और बेरोजगारी कम होती है। कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि के लिए आवश्यक मशीनरी, उर्वरक और कीटनाशक प्रदान करके यह प्राथमिक क्षेत्र को आधुनिक बनाता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण गिरावट। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार होता है वे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हवा को प्रदूषित करती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जैसे दमा, कैंसर और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जल प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और रसायनों को बिना उपचार के नदियों में बहाने से जल स्रोत विषाक्त हो जाते हैं। इससे जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण भारी मशीनरी, जनरेटर और परिवहन साधनों से होने वाला शोर तनाव, अनिद्रा और सुनने की क्षमता में कमी का कारण बनता है। मृदा और भूमि क्षरण औद्योगिक कचरे और हानिकारक रसायनों के जमाव से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और भूमि बंजर होने लगती है। जैव विविधता का नुकसान उद्योगों के लिए वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। पर्यावरण गिरावट को नियंत्रित करने के उपाय। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं। अपशिष्ट प्रबंधन कारखानों से निकलने वाले पानी को नदियों में छोड़ने से पहले जल शोधन संयंत्र STP और ETP के माध्यम से उपचारित करना। हरित तकनीक प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक और स्वच्छ तकनीकों का उपयोग करना। वृक्षारोपण औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास ग्रीन बेल्ट विकसित करना ताकि हवा शुद्ध रहे। ऊर्जा दक्षता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और ऊर्जा की बचत करना। पर्यावरण गिरावट को नियंत्रित करने के उपाय। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं। अपशिष्ट प्रबंधन कारखानों से निकलने वाले पानी को नदियों में छोड़ने से पहले जल शोधन संयंत्र STP और ETP के माध्यम से उपचारित करना। हरित तकनीक प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक और स्वच्छ तकनीकों का उपयोग करना। वृक्षारोपण औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास ग्रीन बेल्ट विकसित करना ताकि हवा शुद्ध रहे। ऊर्जा दक्षता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और ऊर्जा की बचत करना। कठोर नियम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना। यदि आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप किसी विशिष्ट उद्योग जैसे कपड़ा या स्टील के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपको यह जानकारी परीक्षा जैसे क्लास 10 NCERT के दृष्टिकोण से चाहिए? क्या आप भारत सरकार की नई नीतियों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग पर्यावरण क्षरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आधुनिक उद्योग हरित प्रौद्योगिकियों, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अपनाकर अपशिष्ट पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग, जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट और ऊर्जा कुशल उत्पादन के माध्यम से प्रदूषण कम करते हैं या कचरे को कम करने, टिकाऊ संसाधनों का उपयोग करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरण क्षरण के नियंत्रण में विनिर्माण का महत्व। अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाएं पुनर्चक्रण और सामग्री के पुनः उपयोग रीयूज पर जोर देती हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों की खपत और कचरा कम होता है। प्रदूषण नियंत्रण तकनीक उद्योग अब उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं जो वायु और जल प्रदूषण को कम करते हैं, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट, जल का पुनः उपयोग, ऊर्जा दक्षता, विनिर्माण में सुधार से कार्बन फुटप्रिंट कम करने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिम्मेदार उत्पादन के माध्यम से उद्योग पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का निर्माण करते हैं जो पर्यावरण के नुकसान को कम करते हैं।
नियामक अनुपालन। पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए विनिर्माण इकाइयाँ खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करती हैं। संक्षेप में, आधुनिक और जिम्मेदार विनिर्माण औद्योगिक अपशिष्ट को कम करके और कुशल संसाधनों का उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा में योगदान देता है। पर्यावरणीय क्षरण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को नियंत्रित करने के लिए वनों की कटाई रोकना, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, अपशिष्ट का सही प्रबंधन, रीयूज, रिसाइकल और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना सबसे आवश्यक है। जल, वायु और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जन जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय हैं। पर्यावरणीय क्षरण नियंत्रण के प्रमुख उपाय: वृक्षारोपण और वन संरक्षण। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर वायु शुद्ध करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। कचरे को कम करें, रिड्यूस, पुनः उपयोग करें, रीयूज और पुनर्चक्रण, रिसाइकल करें। औद्योगिक कचरे का उपचार करने के बाद निस्तारण करें। प्रदूषण नियंत्रण। वाहनों के लिए सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, कारखानों से निकलने वाले धुएं व जल का शुद्धिकरण, फिल्टर्स, एसटीपी। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पनबिजली जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। जल संरक्षण। जल का अनावश्यक उपयोग न करें, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं और नदियों या झीलों को प्रदूषित होने से बचाएं। जन जागरूकता। लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति शिक्षित करना और प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह बंद करना। प्रदूषण रोकने के महत्वपूर्ण उपाय: इन उपायों को अपनाकर ही हम पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की रक्षा कर सकते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मुख्य रूप से परिवहन और संचार के साधनों को कहा जाता है। ये साधन वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के आवागमन को सुगम बनाकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जीवन रेखाओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परिवहन के साधन। पहला, परिवहन के साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन वस्तुओं और सेवाओं के भौगोलिक आवागमन का आधार है। स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट। सड़क परिवहन यह कम दूरी के लिए सबसे किफ़ायती साधन है। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और सीमांत सड़कें शामिल हैं। रेल परिवहन। भारतीय रेलवे को अक्सर राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह भारी सामान और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे प्रमुख साधन है। पाइपलाइन। इनका उपयोग पानी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को कारखानों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और भारी सामानों के लिए उपयुक्त है। इसमें अंतःस्थलीय जलमार्ग और समुद्र मार्ग पत्तन शामिल हैं। वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। यह सबसे तेज, आरामदायक और महंगा साधन है जो दुर्गम क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी भारत में पहुंचने के लिए अनिवार्य है। संचार के साधन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सूचनाओं और संदेशों के त्वरित आदान प्रदान के लिए संचार आवश्यक हैं। निजी संचार, पत्र, कार्ड और टेलीफोन। जन संचार, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इंटरनेट। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में इनका बड़ा हाथ है। व्यापार, ट्रेड।
राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार देश की आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। इनका महत्व ये कृषि और उद्योगों के विकास में सहायक हैं। ये आपदाओं के समय राहत सामग्री पहुंचाने में मदद करते हैं। ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं और लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन रोडवेज को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। भारत में सड़कों का जाल दुनिया के सबसे बड़े सड़क तंत्रों में से एक है। सड़क परिवहन के मुख्य लाभ। रोडवेज एडवांटेज। कम लागत, कास्ट इफेक्टिव। रेलवे की तुलना में सड़क निर्माण और रखरखाव की लागत बहुत कम होती है। पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। सड़कें ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती हैं, जहां रेल मार्ग बनाना कठिन होता है। घर घर सेवा, डोर टू डोर सर्विस। यह अकेला ऐसा परिवहन साधन है जो सामान को सीधे आपके दरवाजे तक पहुंचाता है, जिससे सामान लादने और उतारने का खर्चा बचता है। पूरक साधन। फीडर टू अदर मोड्स। सड़कें अन्य परिवहन साधनों जैसे रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों को जोड़ने वाली कड़ी लिंक के रूप में कार्य करती हैं। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, दूध, सब्जियां और फलों जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को कम दूरी तक तेजी से पहुंचाने के लिए यह सबसे उपयुक्त हैं। सड़कों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता और महत्व के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला 6 लेन वाला गलियारा है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, ये देश के दूरस्थ हिस्सों को जोड़ते हैं। इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD करता है। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, ये राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये जिले के विभिन्न केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। अन्य सड़कें, अदर रोड्स, ग्रामीण सड़कें जो गांवों को शहरों से जोड़ती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। सीमांत सड़कें, बॉर्डर रोड्स, देश के सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक महत्व की सड़कें जिनका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO करता है। निष्कर्ष। सड़कें न केवल वस्तुओं और सेवाओं के भौगोलिक आवागमन में मदद करती हैं, बल्कि व्यापार, वाणिज्य और सुगम बनाकर आर्थिक विकास की गति को भी बढ़ाती हैं। यदि आप किसी विशिष्ट श्रेणी जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची या परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं तो अवश्य पूछें। भारतीय रेलवे को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती है। यह न केवल माल ढुलाई का मुख्य माध्यम है, बल्कि करोड़ों लोगों को जोड़ने का एक सशक्त साधन है। रेलवे के महत्व के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। माल ढुलाई और व्यापार का आधार। भारतीय रेलवे देश की लगभग 45% माल ढुलाई को संभालती है। कोयला, लोहा, अनाज और सीमेंट जैसे भारी सामानों को कम लागत पर लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए यह सबसे उपयुक्त माध्यम है। सकल घरेलू उत्पाद GDP में योगदान। रेलवे क्षेत्र भारत की GDP में लगभग 1.5% योगदान देने का लक्ष्य रखता है। राष्ट्रीय एकीकरण। रेलवे देश के विभिन्न राज्यों और सांस्कृतिक क्षेत्रों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। यह बड़ी संख्या में लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ती सुविधा प्रदान करती है
औद्योगिक और कृषि विकास कच्चे माल को कारखानों तक और तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाकर यह उद्योगों की गति को बनाए रखती है। साथ ही उर्वरकों और कृषि उत्पादों के परिवहन के माध्यम से कृषि क्षेत्र को भी सहारा देती है। ऐतिहासिक और तकनीकी नेटवर्क। भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। आज इसके पास 63,000 किलोमीटर से अधिक का मार्ग और 7,000 से अधिक स्टेशनों का विशाल नेटवर्क है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कोंकण रेलवे। हाल के वर्षों में पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे का विकास दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। विरासत स्थल। भारतीय रेलवे के पास दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। पाइपलाइनें लंबी दूरी तक तरल पदार्थ, पानी, तेल और गैसों को उच्च दबाव में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पाइपों की एक सतत श्रृंखला है। ये मुख्यतः भूमिगत होती हैं, जो ऊर्जा और पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक हैं। प्रमुख उदाहरणों में जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन शामिल है। पाइपलाइन के मुख्य बिंदु। अर्थ मीनिंग। रेख्ता डिक्शनरी के अनुसार इसे नलिका तंत्र भी कहते हैं। उपयोग। यूजेस। मुख्य रूप से पानी, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रकार। टाइप्स। भूमिगत जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर पाइपलाइन पुलों के साथ। भारत में महत्व। इम्पोर्टेंस इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन 1410 किमी लंबी जामनगर लोनी पाइपलाइन है। इतिहास। हिस्ट्री। टाइम्स नाउ नवभारत के अनुसार भारत में 140 साल पहले पुणे में पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। पाइपलाइन के फायदे। सुरक्षित और तेज। तेल और गैस का सुरक्षित परिवहन। कम लागत। एक बार बिछाने के बाद परिचालन लागत कम होती है। सतत आपूर्ति। बिना रुके आपूर्ति सुनिश्चित करती है। अन्य संदर्भ। व्यापार या परियोजनाओं में इन पाइपलाइन का मतलब है कि कोई काम पहले से ही योजना चरण में है या चल रहा है। दृष्टि आईएस के अनुसार भारत में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। वाटरपेज का हिंदी में अर्थ जलमार्ग, पानी का रास्ता या आबी रास्ता होता है, या नदियों, नहरों, झीलों या समुद्र के उन रास्तों को कहते हैं जिनका उपयोग जहाज़ों और नावों द्वारा माल या यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है। मुख्य बिंदु। परिभाषा। नौगम्य नेविगेबल जल निकाय जो परिवहन और रसद लॉजिस्टिक को सुगम बनाते हैं। प्रकार। इसमें नदियाँ, नहरें, झीलें, खाड़ियाँ और महासागर शामिल हो सकते हैं। उपयोग। इसका उपयोग जहाज़ों और नावों के सुरक्षित आवागमन के लिए किया जाता है। महत्व। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई के लिए एक रास्ता और महत्वपूर्ण माध्यम है। उदाहरण। भारत में गंगा नेशनल वाटरवे 1, ब्रह्मपुत्रा नेशनल वाटरवे 2 आदि प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इसे आबी, रस्ल और रसाइल का रास्ता, जल परिवहन का मार्ग भी कहा जाता है। भारत में 13 प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं जो देश के 95% से अधिक व्यापार मात्रा के अनुसार को संभालते हैं। चहाल अकादमी और बायजूस के अनुसार प्रमुख बंदरगाहों में कांडला गुजरात, मुंबई जेएनपीटी महाराष्ट्र, मोरमुगाओ गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, कोचीन केरल,
V.O. चिदम्बरनार चेन्नई एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, हल्दिया कोलकाता पश्चिम बंगाल और पोर्ट ब्लेयर अंडमान शामिल हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों की सूची तट के अनुसार: पश्चिमी तट अरब सागर, दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात, ज्वारी बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हवा सेवा महाराष्ट्र सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, मर्मुगाओ बंदरगाह गोवा, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, कोचीन बंदरगाह केरल, पाला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी, पारादीप बंदरगाह ओडिशा सबसे व्यस्त, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश सबसे गहरा, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह कामराजर तमिलनाडु कॉर्पोरेटकृत, V.O. चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल नदी तटीय बंदरगाह, केंद्र शासित प्रदेश पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार। मुख्य तथ्य: सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह पारादीप बंदरगाह, वर्तमान में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम और निर्माणाधीन विझिंजम बंदरगाह केरल। प्रशासन: प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एयरवेज का हिंदी में अर्थ वायु मार्ग या एयरवे, हवाई मार्ग एयर रूट या विमान सेवा एयरलाइन होता है। संदर्भ के अनुसार इसके दो मुख्य अर्थ हैं: परिवहन या विमानन, हवाई जहाज के उड़ने का रास्ता या एयरलाइन कंपनी जैसे जेट एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज। चिकित्सा मेडिकल, सांस की नली रेस्पिरेटरी पाथवे। प्रमुख संदर्भ कॉन्टेक्स्ट: विमानन एविएशन, एयरवेज वायुमार्ग या हवाई मार्ग, एयरलाइन विमान कंपनी जैसे इंडिगो एयर इंडिया जो सेवा प्रदान करती है। चिकित्सा मेडिकल, एयरवे श्वसन मार्ग, सांस का मार्ग वह हिस्सा जिससे हवा फेफड़ों तक जाती है। उदाहरण एग्जाम्पल्स: एयरलाइन सी वर्क्स फॉर अ मेजर एयरलाइन, वह एक प्रमुख विमान कंपनी में काम करती है। मेडिकल, इंश्योर द पेशेंट्स एयरवेज इज क्लियर, सुनिश्चित करें कि रोगी का श्वसन मार्ग साफ है। वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट, इसे वायु परिवहन एयरवेज एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है जो सबसे तेज परिवहन साधन है। एयरवेज का हिंदी में अर्थ वायु मार्ग या विमान सेवा होता है। संदर्भ के अनुसार इसके निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं: वायु मार्ग एयरवेज, आकाश में वह निश्चित रास्ता जिससे विमान उड़ान भरते हैं। विमानन सेवा या एयरलाइन और एविएशन सर्विस, विमानों का संचालन करने वाली कंपनी जैसे ब्रिटिश एयरवेज या कतर एयरवेज। वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट, यातायात का वह साधन जो हवा के माध्यम से होता है। श्वसन मार्ग, मेडिकल एयरवे, चिकित्सा विज्ञान में शरीर के अंदर का वह मार्ग जिससे हवा फेफड़ों तक पहुँचती है। प्रमुख उदाहरण: ब्रिटिश एयरवेज ब्रिटेन की प्रसिद्ध विमान सेवा कंपनी, जेट एयरवेज भारत की एक निजी विमान सेवा कंपनी। अतः भूगोल की जो पूरी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है।